तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं। इस सेशन में हम लोग जनरली बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के ऊपर, कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान के ऊपर। आज की क्लास में भी अपना डिस्कशन हम लोग जो है कंटिन्यू रखेंगे। प्रीवियस क्लास में आपको अगर थोड़ा सा रिवाइज करवाऊं तो हमने बात करी थी क्लास 12 के जो आपका बोर्ड क्लास का सिलेबस रहने वाला है, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि सिलेबस को आपको किस तरीके से देखना है और सिलेबस की एक एक कॉपी आई थिंक सब लोग ने अपने पास जो है अब तक रख ली होगी। तो मैंने आपको ये बताया था कुछ 4 और 5 यूनिट ऐसी होंगी जिस पर हमको स्पेशल फोकस रखना है और जिनको हमको बहुत ध्यान से पढ़ना है। इनके हर एक क्वेश्चन, हर एक न्यूमेरिकल को हमको अच्छे तरीके से कवर अप करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इनका वेटेज जो है अराउंड 70% जो नंबर है वो इन्हीं 5-6 यूनिट्स से आते हैं। ठीक है, तो हमने ये चीजें पिछले क्लास में डिस्कस करी थी। आई होप आप लोग पिछले क्लास में प्रेजेंट थे। अगर नहीं थे तो आगे आने वाली क्लासेस में भी हम लोग किसी दिन सिलेबस को डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। हम लोग बात करने जा रहे हैं आज के जो क्लास है उसमें क्लास 12 फिजिक्स के ऊपर बात करने जा रहे हैं। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है अपनी यूनिट स्टार्ट करी है, जो कि पहली यूनिट है आपके बुक की। साथ ही साथ हमने इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझ लिया। आज हम इलेक्ट्रिक चार्ज के कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने जा रहे हैं, वैद्युत आवेश के ऊपर बात करने जा रहे हैं। अगर मैं आपसे बात करूं, प्रीवियस क्लास में मैंने आपसे ये बात करी थी कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसमें हमने क्या क्या चीजें देखी है। उसमें हमने ये देखा है, अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें मैंने आपसे ये बताया था कि इसको हम Q से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया था कि इसकी जो SI यूनिट होगी, जो इसका SI मात्रक होगा वो क्या होगा, वो कूलाम होगा। वो क्या होगा, कूलाम होगा। कूलाम को हम लोग C से डिनोट करते हैं, इंग्लिश में इसे कूलॉम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कूलॉम। इसके साथ ही साथ ये एक कैसी राशि होगी, अदिश राशि होगी, यानी कि एक स्केलर क्वांटिटी हो। ये बात भी हमने पिछली क्लास में करी थी। ठीक है, तो चार्ज के बारे में हमने क्या क्या देखा। आवेश जो है इसको Q से डिनोट करते हैं, SI यूनिट इसकी कूलाम होती है, अदिश राशि है। ध्यान रखिएगा, ये एक मूल राशि नहीं है, ये एक मूल राशि नहीं है। आवेश वो कारक है, चार्ज वो फैक्टर है जिसकी वजह से करंट बनती है। इसकी वजह से, ये बात ध्यान रखेंगे, इसको यहाँ पर साइड में अपने लैंग्वेज में लिख लें। ठीक है, इसकी वजह से जो है, इसकी वजह से करंट बनती है। ये मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है। ठीक है, जो करंट बनती है वो चार्ज की वजह से बनती है, फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से करंट बनती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये आवेश के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हमको पता है कि इसको Q से डिनोट करेंगे। ऐसा यूनिट इसकी कूलाम हो गई। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान होनी चाहिए वो ये कि इसकी डायमेंशन, इसकी विमा डायमेंशन। तो डायमेंशन अगर आपको याद होगी तो हमने आपको बताया था कि डायमेंशन जो होती है चार्ज की वो होती है AT, वो होती है AT। ठीक है, डायमेंशन अगर निकालना है, कैसे निकालना है, देखो I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन टी। I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन टी। यहाँ पर देख लेंगे डायमेंशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, डायमेंशन निकालना आपको जरूर आना चाहिए। I इज इक्वल टू Q अपॉन टी। हमको निकालनी है डायमेंशन विमा Q की, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू टी, है ना। Q बराबर हो जाएगा IT। अब देखिए I की जो डायमेंशन है, जो करंट यानी विद्युत धारा की जो विमा है वो होती है A, और T यानी समय, समय की डायमेंशन होती है T। तो बन गई ना Q की डायमेंशन, क्या बन गई, Q की डायमेंशन बन गई AT। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया AT। बट अगर आपको समझना है किस तरीके से निकालनी है डायमेंशन, तो वो आपको इस तरीके से ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी। डायमेंशन निकालना बहुत जरूरी है डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12th में आप जो भी नई क्वांटिटी पढ़ेंगे उसके डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा चार्जेस के बारे में अगर और बाद में अगर आपसे डिस्कस करूं, ठीक है, तो हमको ये पता है कि ये दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स में जो पहला टाइप है वह है पॉजिटिव चार्ज, एंड नेगेटिव चार्ज। धनावेश और ऋणावेश जिसको हम कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज।
एक पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल अगर हम दें, एक पॉजिटिव चार्ज का नाम बताएं, वो होता है प्रोटॉन। एक नेगेटिव चार्ज का नाम बताएं, वो होता है इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज जो है दो टाइप के होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही दो चार्जेस हैं, इसके अलावा भी और भी हमारे पास पार्टिकल्स हैं, और भी हमारे पास चार्जेस जो है पॉजिटिव नेगेटिव प्रेजेंट होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने चार्ज के बारे में क्या क्या बात करी। इलेक्ट्रिक चार्ज की जो यूनिट होती है वो कूलम होती है, ऐसा यूनिट, इसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, साथ ही साथ इसकी वजह से करंट बनती है, इसकी डायमेंशन 80 होती है। किस तरीके से निकालना है मैंने आपको बताया। और चार्ज जो है ये दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। इतनी बातें अगर आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में समझ में आई हैं, तो मैं आपको कुछ और बातें जो है चार्ज के बारे में बताता हूं। तो हम अब बात क्या करेंगे आज की क्लास में, तो हम लोग चार्ज के ऊपर अपना फोकस रखेंगे, है ना। चार्ज को ही समझेंगे कि चार्ज क्या होता है ना, इसके जो गुण हैं, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो किन किन गुणों, किन किन प्रॉपर्टीज के ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं आज की क्लास में, वो है कुछ कुछ प्रॉपर्टीज मैंने आपसे पिछली क्लास में भी डिस्कस करी थी। हम किन किन प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करेंगे आज, और जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसके हम कौन कौन से गुणों के ऊपर आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चार्ज की जो बेसिक प्रॉपर्टीज है उनके ऊपर चर्चा करेंगे, उनके ऊपर डिस्कशन रखेंगे अपना। देन हम बात करेंगे कि एडिशन यानी सम ऑफ चार्जेस किस तरीके से किया जाता है। देन हम बात करेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, यानी आवेश का संरक्षण क्या होता है, ठीक है। देन हम बात करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश की क्वांटम प्रकृति क्या होती है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट चीज है और नई चीज है। और उसके बाद हम बात करेंगे कि द्रव्यमान और आवेश जो है एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित है, किस प्रकार से एक दूसरे से रिलेटिव है। बात समझ में आ गई। तो ये सारी चीजें हम लोग बात करने जा रहे हैं आज की क्लास में। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में, कुछ मूल गुणों के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये आवेश से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब इसमें मैं अगर कुछ और प्रॉपर्टीज के साथ आपको डिस्कस करूं कि आवेश के जो मूल गुण हैं वो क्या क्या होते हैं, तो नंबर 1 आप ये बात जानते हैं कि जो लाइक चार्जेस हैं, जो लाइक चार्जेस हैं डियर स्टूडेंट्स, वो क्या करते हैं, वो रिपेल करते हैं, उनके बीच में रिपल्शन हमको देखने को मिलता है। यानी कि सजातीय आवेश या समान आवेश, सजातीय आवेश के बीच में हमको प्रतिकर्षण देखने को मिलता है, ठीक है। और जो अनलाइक चार्जेस हैं, जो अनलाइक चार्जेस हैं, उनके बीच में हमको अट्रैक्शन देखने को मिलता है। यानी कि जो विजातीय आवेश होते हैं उनके बीच में हमको आकर्षण देखने को मिलता है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलता है। इसका एक एग्जांपल लेंगे। अगर मैं बात करूं, मेरे पास दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये कैसे हो गए, एक जैसे चार्ज हो गए, यानी इन चार्जेस का नेचर कैसा हो गया, सेम नेचर हो गया। तो इनके बीच में हमको क्या देखने को मिलेगा, देखो सजातीय आवेश है, इनके बीच में हमको प्रतिकर्षण यानी रिपल्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर मैं ले लेता हूं एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, तो ये देखो कैसे अलग अलग हैं, मतलब विजातीय हैं, अनलाइक चार्जेस हैं, दोनों का नेचर, दोनों की प्रकृति जो है वो क्या है, डिफरेंट है। तो ये हो गया हमारा आकर्षण। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमको आकर्षण देखने को मिलेगा, यानी जो फोर्स होगा, जो बल होगा इन आवेशों के बीच में, इन चार्जेस के बीच में, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा इधर और फोर्स ऑफ रिपल्शन रहेगा यहाँ पर। इसके अलावा अगर मैं नेगेटिव नेगेटिव चार्ज की बात करूं तो उसके लिए भी सेम कहानी होगी, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की बात करूं उसके लिए ये वाली कहानी होगी। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। ये जो है बेसिक प्रॉपर्टीज हैं चार्जेस की। तो जल्दी से इस पार्ट को नोट डाउन कीजिए, फिर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए, तो यहां तक सबने नोट डाउन जो है कर लिया होगा। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको नोट डाउन करनी है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको नोट डाउन करनी है वो ये है। सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, चार्ज जो है वो कभी भी मास के बिना नहीं उत्पन्न हो सकता। देखना, दो बातें मैं यहाँ पर लिखूंगा और दोनों बातें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बातें हैं, समझिएगा इसको, ठीक है। आज मैं आपके साथ कॉन्सेप्चुअल बातें कर रहा हूँ,
चार्ज को इतना डिटेल में आपने आज से पहले नहीं पढ़ा होगा और ना ही आपने कोशिश करी होगी कि चार्ज को हम इतना डिटेल में पढ़ें, लेकिन मैं आपके साथ आज कॉन्सेप्चुअल बातें कर रहा हूँ, इसीलिए इन बातों को ध्यान से सुने। जितना ज़्यादा आप चार्ज के बारे में इस तरीके की कॉन्सेप्चुअल बातें जानेंगे उतना ज़्यादा आपको आगे इस चैप्टर में सीखने को मिलेगा, क्योंकि चैप्टर का मैंने आपको नाम बताया, चैप्टर में क्या है, चार्जेस जो है वो रेस्ट में। हम बात कर रहे हैं चार्जेस और चार्ज की प्रॉपर्टीज की, आवेश और आवेश के गुणों की। तो उसके लिए आप आवेश को अच्छे तरीके से समझिए, फिर आगे की चीजें तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ ही जाएंगी। चलिए बात मैं कर रहा हूँ, एक इंपॉर्टेंट बात मैं कर रहा हूँ कि आवेश द्रव्यमान के बिना नहीं होता। क्या बोला मैंने यहां पर? मैंने यहां पर ये बोला कि चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। अगर एक ये बॉडी है ए, एक ये बॉडी है बी, ए बॉडी में सपोज मैं बात करता हूं कि क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज अगर यहां से बी में गया, ये क्यू चार्ज यहां से बी में गया, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में अगर चार्ज गया तो इसका मास, इसका द्रव्यमान भी बढ़ेगा, इसका मास भी बढ़ेगा। बात समझ रहे हैं? यहां से चार्ज गया तो इसका मास घटेगा, इसका द्रव्यमान घटेगा। ये बात बोली है हमने यहां पर। आवेश जब भी आएगा जाएगा एक जगह से दूसरी जगह तो द्रव्यमान में हमको चेंज देखने को मिलेगा, द्रव्यमान में हमको चेंज देखने को मिलेगा। लेकिन एक और बात बताता हूं आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, एक और चीज है, दूसरी चीज मैं आपको ये बता रहा हूं, इनको नोट के फॉर्म में लिखेंगे भाई, ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इनके ऊपर आपको ध्यान देना है। द्रव्यमान आवेश के बिना हो सकता है ना। मैं अपनी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ डियर स्टूडेंट, कॉन्सेप्चुअल बातें मैं अपनी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, अपने हिसाब से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये बातें एग्जाम में पूछी बहुत कम जाती है, मतलब नहीं पूछी जाएंगी, थ्योरेटिकल आपसे बातें पूछी जाएंगी। ये कॉन्सेप्चुअल बातें आपको अपने दिमाग में रखनी है, इसीलिए मैं अपनी लैंग्वेज में इसको लिख रहा हूँ। लिखने में आई होप कुछ 10-20 हो सकता है, 19-20 हो सकता है, लेकिन मैं समझा भी रहा हूँ साथ ही साथ, है ना। तो जो आपको समझ में आ रहा है बेस्ट उसको आप अपने हिसाब से लिखिए। मैं क्या कह रहा हूँ, द्रव्यमान आवेश के बिना नहीं हो सकता। अगर मास का एक्सचेंज होगा, मास का एक्सचेंज होगा यानी द्रव्यमान का एक्सचेंज होगा तो आवेश बढ़ेगा घटेगा ये जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पर आवेश का एक्सचेंज हुआ तो मास पर फर्क पड़ा, क्योंकि द्रव्यमान जो है, आवेश जो है वो द्रव्यमान के बिना नहीं हो सकता। अगर आवेश कहीं जाएगा या आएगा तो द्रव्यमान को जरूर अपने साथ लेकर जाएगा या फिर लेकर आएगा। बात समझ रहे हैं? लेकिन अगर मास किसी ऑब्जेक्ट का ज्यादा होगा, किसी का कम होगा, तो उस पर चार्ज ज्यादा कम हम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो द्रव्यमान तो आवेश के बिना रह सकता है, लेकिन चार्ज जो है वो द्रव्यमान के बिना नहीं रह सकता। ये बात हमने यहाँ पर सीखी, है ना। तो चार्ज और मास जो है वो एक दूसरे से एसोसिएटेड है, जो आवेश है और जो द्रव्यमान है वो एक दूसरे से क्या है, एसोसिएटेड है। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से चार्ज और मास के बीच में हमने सिमिलैरिटी तो देख लिया, अब डिफरेंस देखेंगे कि क्या क्या अंतर जो है दोनों के बीच में है। जल्दी से इसे नोट डाउन करें, फिर चार्ज और मास के बीच में मैं आपको डिफरेंसेस बताता हूं कि क्या क्या अंतर है। चलिए, तो यहाँ तक की बातें आई होप आपको समझ में आई होंगी। अब मैं एक और चीज के ऊपर आपके साथ बात कर रहा हूँ, दैट इज डिफरेंस बिटवीन जो चार्ज है, आवेशों के, आवेश और द्रव्यमान के बीच में क्या अंतर होता है, उसके ऊपर मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। तो देखिएगा, मैं एक तरफ लिख रहा हूँ आवेश, यानी चार्ज, और एक तरफ मैं लिख रहा हूं द्रव्यमान, यानी मास। जरा ध्यान से समझिएगा, आवेश और द्रव्यमान। देखिए, हम बात कर रहे हैं आवेश और द्रव्यमान की। सबसे पहली बात मैंने आपसे क्या बताई अभी अभी, सबसे पहली बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे करी थी, जब हम चार्ज को डिस्कस कर रहे थे डियर स्टूडेंट्स, चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव।
और इनफैक्ट आवेश जो है वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकते हैं। शून्य को हम न्यूट्रल बोलते हैं, शून्य को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं उदासीन। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज मुझे यहां पर याद आ गई, जीरो मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई चार्ज नहीं है। अगर मैं किसी बॉडी को बोलता हूं, कोई वस्तु है मेरे पास, कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसके ऊपर मैं बोल रहा हूं, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं बोल रहा हूं Q इज इक्वल टू 0, तो Q इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है? जरा सोचिए, आप इस बात को सोचिए। Q इज इक्वल टू 0 अगर मैं कह रहा हूं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आप यही सोचेंगे कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन ऐसा सोचना गलत होगा। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्जेस हैं, आवेश हैं, लेकिन जीरो होने का मतलब इसके ऊपर अगर एक धनावेश है तो एक ही ऋणावेश भी है, अगर दो धनावेश है तो दो ही ऋणावेश भी है, अगर तीन धनावेश है तो तीन ही ऋणावेश है। मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल, जितने धनावेश है उतने ही ऋणावेश है। इसीलिए जो नेट चार्ज है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो नेट चार्ज है, कुल आवेश है, वो जीरो है। इसको हम बोलेंगे, इस ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे उदासीन, यानी कि न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, विद्युत रूप से उदासीन। कोई भी आवेश इसमें ज्यादा कम मात्रा में नहीं है, इसीलिए इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट जो आवेश है वो जीरो है। बात समझ रहे हैं? उदासीन है, इसके अंदर चार्ज नहीं है, ऐसा नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे कि इसके अंदर आवेश नहीं है, आवेश है, बट जो आवेश पॉजिटिव है जितना, उतना ही नेगेटिव भी है, ठीक है। तो इसीलिए जो नेट आवेश है वो यहाँ पर जीरो है भाई। बात समझ में आ गई? अब नेक्स्ट बात करते हैं, हमने क्या बोला द्रव्यमान के लिए। क्या कभी आपने सुना है किसी ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान नेगेटिव होता है, किसी ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान जीरो होता है? नहीं। कोई भी वस्तु है, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम वस्तु, वेरी फाइन टू फाइनेस्ट पार्टिकल, उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। इलेक्ट्रॉन देखिए, इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर का पार्टिकल है, उसका भी मास है, भले ही उसका मास बहुत कम है। कितना होता है इलेक्ट्रॉन का मास? इलेक्ट्रॉन का मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। इतना कम मास है, मतलब 0.00031 टाइम्स जीरो आएगा, देन उसके बाद हम 91 लिखेंगे। मतलब 1 किलोग्राम से कितना ही छोटा, 1 ग्राम से कितना ही छोटा मास जो है इलेक्ट्रॉन का है। लेकिन इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन है, एक पार्टिकल है, तो उसका मास होगा ही होगा। और नेगेटिव कभी नहीं होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता है मास, मास विल बी ओनली पॉजिटिव, जीरो भी नहीं होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई मैटर है, कोई वस्तु है, तो उसका मास डियर स्टूडेंट्स होगा ही होगा, यानी कि मास विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ये बात हमने यहां से सीखी, मास विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। दूसरी चीज, और भी काफी सारे डिफरेंस है, उनको मैं आपको जो है इसके बाद बताऊंगा, लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ, वो है इनकी डिपेंडेंस ऑन स्पीड, इनकी डिपेंडेंस ऑन स्पीड। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट आपको समझा रहा हूँ कि किस तरीके से स्पीड पर ये डिपेंड करता है। चलिए, लिख दिया आपने, ये फर्स्ट पॉइंट नोट डाउन कर लिया। सेकंड पॉइंट को देखिए ध्यान से, ये जो आवेश है डज नॉट डिपेंड अपॉन स्पीड। मतलब कि कोई भी पार्टिकल, कोई भी कण जिसके ऊपर चार्ज है, वो कितनी ही स्पीड से जा रहा है, आवेश की मात्रा पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब एक इलेक्ट्रॉन सोचिए, वो कितनी ही तेजी से अपने जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ घूम रहा है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका जो चार्ज है वो उतना ही रहेगा, उसके ऊपर जो आवेश की मात्रा है, जो चार्ज का अमाउंट है, वो सेम रहेगा। मतलब कि आवेश जो है वो स्पीड पर, या फिर हम कह लेते हैं कि किस स्पीड से वो चार्ज चल रहा है उस पर डिपेंड नहीं कर रही। लेकिन जो मास है, ध्यान से देखिएगा, ये मास जो है, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, √1 - v² अपॉन c²। ये फॉर्मूला क्या बताता है, जरा ध्यान से देखेंगे।
ये फॉर्मूला आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट जो है अगर v वेलोसिटी से चल रहा है, अगर v वेग से चल रहा है, तो उसका द्रव्यमान निकालने का ये फॉर्मूला है। मतलब ये mo मतलब है ओरिजिनल मास, ओरिजिनल मास मतलब जिसको हम कह सकते हैं वास्तविक द्रव्यमान, है ना, ओरिजिनल मास m। और c क्या है, c इज स्पीड ऑफ लाइट, जो कि हम जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, c इज स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना, ये बात भी हम जानते हैं। हम v क्या बोल रहे हैं, v बोल रहे हैं कि इस वस्तु का वेग, इस वस्तु का वेग, कौन सी वस्तु का, जो ऑब्जेक्ट हम जिसका मास फाइंड आउट कर रहे हैं उसका वेग। तो सपोज बात करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है प्रकाश की चाल के दुगना चाल से चल रहा है। दो ऑब्जर्वेशन हम यहाँ पर करते हैं, दो एजम्पशन करते हैं, दो चीजें हम लोग एज्यूम करते हैं। इसको मैं नेक्स्ट पेज पर लेकर जा रहा हूँ, ठीक है। जरा ध्यान से इस बात को आप समझिएगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन √1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ठीक है। मैंने क्या बोला, v जो है ये वस्तु का चाल है। सपोज मैं जनरल बात करूं तो मैं चल रहा हूं, अगर मैं चल रहा हूं या कोई वस्तु चल रही है, कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो वो कितना स्पीड से चलेगी। सपोज मैं बात करता हूं 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, है ना, 15 मीटर पर सेकेंड। सपोज मैं बात करता हूं मैं एक ऑन एन एवरेज जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड या 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा हूं, 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये c क्या है, ये c है स्पीड ऑफ लाइट, c का मान है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब 3 के आगे 8 जीरो। ये है 3 इंटू 10⁸ और यहाँ ऊपर है 1। जब मैं 1 अपॉन 3 इंटू 10⁻⁸ ये करूंगा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो 1 से बहुत छोटी, मतलब 0 के लगभग आएगी। करके देखना आप, 1 को आप जब बहुत बड़ी डिजिट से डिवाइड करते हैं तो आपका जो आंसर आएगा वो 0.0000 समथिंग आएगा, 0 के लगभग आएगा। 1 से बहुत छोटा, 0 के लगभग, मतलब इस ये टर्म जो होगा लगभग 0 के इक्वल आएगा। तो जब मैं 1 माइनस 0 करूंगा तो अपॉन में क्या आ जाएगा भाई, अपॉन में आ जाएगा 1, और √1 का मान होता है 1, मतलब mo। मतलब कि इस बात से हमको क्या पता चला कि अगर मैं बहुत ही कम स्पीड से चल रहा हूँ, अगर मैं एक अपनी नॉर्मल स्पीड से चल रहा हूँ, ठीक है, जो हमारी स्पीड जो नॉर्मल होती है, जैसे हम गाड़ी भी चलाएं, तो वो भी जो लाइट की स्पीड है उसके कंपैरिजन में बहुत कम स्पीड होती है। लाइट की स्पीड कितनी है देख रहे हो ना आप, यहाँ 3 1 2 3 4 5 6 7 8 इतनी स्पीड है, ठीक है। इतनी स्पीड है 1 सेकंड में, 1 सेकंड में इतना मीटर चल जाती है लाइट, लेकिन हम 1 सेकंड में 1 मीटर चल रहे हैं। तो इसके कंपैरिजन में हमारा चलना तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए जब हम चलते हैं नॉर्मली तो हमारी जो मास है वो चेंज नहीं होता है, वो सेम रहता है ओरिजिनल मास के इक्वल। क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा हमारी जो स्पीड है और लाइट की स्पीड में बहुत ज्यादा अंतर होता है, मतलब बहुत बड़ा अंतर होता है। इसकी वजह से हमारा ओरिजिनल मास जो है, हमारा जो मास है वो चेंज नहीं होता है। अभी मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, स्पीड के साथ मास चेंज होता है। तो जनरली अगर हम अपने बात करें, मैकेनिकल वर्ल्ड की बात करें, अपने आसपास के वर्ल्ड की, वहां पर हमको ये चीज देखने को नहीं मिलती। ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा हमको जो पार्टिकल्स हैं, जो एटम के अंदर के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, वो बहुत तेज स्पीड से जो है मूव करते हैं, वो बहुत तेज स्पीड से मूव करते हैं, मतलब लाइट की जो स्पीड है उसके स्पीड के अराउंड। अब सपोज मैं बात करता हूं कि सपोज ये लाइट की स्पीड इतनी है, और सपोज जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, सपोज, ठीक है, जस्ट एक एग्जाम्पशन ले रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए, वो इसका दुगना है, वो इसका कितना है, वो इसका सपोज दुगना है, 2 टाइम्स है, तो वो इतना है मीटर पर सेकेंड। अब मैं जब ये अपॉन ये करूंगा तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर आ जाएगा, मतलब 1 माइनस 4 आ जाएगा, है ना, 1 माइनस 3 आ जाएगा, 1 माइनस 4 इज 3, ठीक है। मैं ओरल कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ, मतलब यहाँ पर आएगा अराउंड 2, अंडर रूट सॉल्व करके यहाँ पर आएगा 2। अब सपोज जो ओरिजिनल मास था ऑब्जेक्ट का वो था 50 किलो,
या 50 ग्राम कुछ भी था, सपोज 50 ग्राम था, तो यहां पर ये चेंज होकर के कितना आ गया 50/2 25 ग्राम। ओरिजिनल मास कितना था भाई 50 ग्राम, अब कितना दिख रहा है 25 ग्राम, मतलब आधा हो गया। किस ऑब्जेक्ट के लिए? जो ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड के दुगना स्पीड से चल रहा है। तो अगर आप लाइट की स्पीड के दुगना स्पीड से चलोगे, जितनी स्पीड से लाइट चलता है उसके दुगना स्पीड से चलोगे, तो जो आपका मास है, आपका जो द्रव्यमान है, वो आधा लगभग रह जाएगा। तो इस बात से हम क्या समझे कि स्पीड के साथ जो है ये मास वेरी कर रहा है, स्पीड के साथ ये मास जो है वेरी कर रहा है, यानी मास डिपेंड्स ऑन स्पीड। और जो हमारे नॉर्मल जो वर्ड है वहां पर हम इस चीज को नोटिस नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत ज्यादा हम लाइट की स्पीड को मैच नहीं कर सकते, है ना, प्रैक्टिकली। लेकिन अगर हम देखें जो माइक्रोस्कोपिक वर्ड है, वहां पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जो कहानी होती है, वो इस स्पीड से जो है पार्टिकल्स जो है मूव करते हैं, वहां पर मास जो है डेफिनेटली चेंज होगा। तो कहने का मतलब है, हमने पूरी कहानी से ये बात समझने की कोशिश करी, मैंने आपको ये बात समझाने की कोशिश करी कि जो मास है वो स्पीड पर डिपेंड करता है, लेकिन चार्ज जो है वो स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक डिफरेंस हो गया चार्ज एंड मास के बीच में। तो हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को अब तक डिस्कस कर लिया, एक बार जल्दी से देखते हैं। हमने बात कर ली है अब तक इसके जो बेसिक प्रॉपर्टीज है, हमने उसके ऊपर डिस्कशन कर लिया है। अरे हाँ, बेसिक प्रॉपर्टीज के ऊपर डिस्कशन कर लिया है। मैंने आपको मास एंड चार्ज के बीच में रिलेशन बता दिया। अब ये तीन प्रॉपर्टीज के ऊपर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, वन बाय वन इन तीन प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एडिशन की। तो योग जो है कुछ बहुत ज्यादा टफ नहीं है, योग यानी एडिशन ऑफ चार्जेस। क्योंकि ये स्केलर है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, तो इनका योग जो है टफ नहीं होता। ठीक है, तो जैसे मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल अगर बात करूं आपके साथ कि जैसे कोई बॉडी है, उसके ऊपर चार्ज जो है, इसके अंदर Q1, Q2, Q3 और Q4 चार्जेस है। जो Q1 चार्ज है वो सपोज -1 कूलाम है, जो Q2 चार्ज है वो सपोज 2 कूलाम है प्लस का, जो Q3 चार्ज है वो माइनस का 4 कूलाम है, और जो Q4 चार्ज है वो माइनस का 1 कूलाम है। तो बोलेंगे टोटल चार्ज कितना हुआ, टोटल के लिए हमको इनको ऐड करना पड़ेगा ना। तो ऐड करने में हमको कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, हमको इनको एज इट इज ऐड कर देना है। योग यानी टोटल, अगर मैं इसका टोटल बताऊं तो ये होगा -1 कूलाम प्लस 2 कूलाम -4 -1, मतलब इनको एज इट इज ऐड कर देना है इनके साइंस के साथ। हमको इनको एज इट इज ऐड कर देना है इनके साइन के साथ, इनके चिन्हों के साथ। ठीक है, तो -1 + 2 कितना हो जाएगा, प्लस का 1, और उसके बाद -4 करेंगे तो ये -3 हो जाएगा, और -3 और 1 -4 आ जाएगा। तो ओवरऑल चार्ज हमारा -4 कूलाम आ जाएगा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो इस तरीके से इस ऑब्जेक्ट के ऊपर टोटल चार्ज -4 कूलाम रहेगा, टोटल चार्ज, नेट चार्ज। जबकि इसके अंदर ये चारों चार्ज है, इन चारों चार्जेस की वैल्यू अलग अलग है, बट जो नेट चार्ज रहेगा वो -4 का कूलाम रहेगा। तो ये है एडिशन ऑफ चार्ज, यानी चार्जेस का एडिशन। इसके बाद बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। यानी आवेश का संरक्षण। आवेशों का संरक्षण समझने के लिए मैं एक बॉडी लेता हूं आपके सामने। एक बॉडी ये रही, ठीक है, सेम बॉडी है, एक ही बॉडी है। ठीक है, इस बॉडी के अंदर मुझे देखने को मिल रहे हैं दो चार्जेस, एक चार्ज और दूसरा चार्ज। ये चार्ज जो है +4 कूलाम का है, और ये चार्ज -1 कूलाम का है। ये चार्ज जो है -1 कूलाम का है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये सिस्टम जो है, सिस्टम वही रहा, लेकिन ये चार्जेस जो है इनकी वैल्यूज चेंज हो गई। एक चार्ज जो है ये बन गया +2 कूलाम। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि जो नेट चार्ज होगा, भाई नेट चार्ज कितना है इस सिस्टम के ऊपर, नेट चार्ज जो है -3 कूलाम है। इनको सीधे सीधे जोड़ देंगे, 4 - 1 कितना आ गया, 3। तो जो नेट चार्ज है 4 - 1 कितना आ गया, +3, सॉरी, ये आ गया +3 कूलाम।
मतलब यहाँ पर भी जो चार्ज रहना चाहिए वो नेट चार्ज +3 कूलाम रहना चाहिए। तो +3 कूलाम के लिए कितना हो जाएगा, ये +1 कूलाम हो जाएगा। मतलब अगर हमने देखा कि इस सिस्टम के ऊपर इतना चार्ज है तो इस सिस्टम के ऊपर भी इतना ही चार्ज रहना चाहिए 3 कूलाम। उसके लिए चार्जेस जो इंटरनल एक्सचेंज है चार्जेस का उस पर डिपेंड नहीं है, बट जो चार्जेस हैं नेट चार्ज है वो हमेशा जो है कंजर्व्ड रहेगा। यहां पर क्या बात लिखेंगे, नेट चार्ज जो है वो ऑलवेज कंजर्व्ड रहता है किसी भी बॉडी पर। कुल आवेश जो है वो सदैव संरक्षित रहता है किसी एक निकाय का। बात समझ में आ गई। जिस तरीके से हम द्रव्यमान के संरक्षण को देखते हैं उसी तरीके से ये आवेश का संरक्षण है। और एक लास्ट पॉइंट मैं आपके साथ और डिस्कस करना चाह रहा हूं जो कि आपके लिए फिर से नया है, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश की क्वांटम प्रकृति। तो आवेश की क्वांटम प्रकृति में हम क्या पढ़ते हैं, आवेश की क्वांटम प्रकृति में हम ये पढ़ते हैं कि कोई भी चार्ज है, कोई भी चार्ज है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो मिनिमम चार्ज पॉसिबल है या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज पॉसिबल है वो मूल आवेश को हम ई से लिखते हैं, उसका पूर्णांक गुणज होता है। मतलब उसकी n के साथ मल्टीप्लाई करने पर ही आएगा। चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। बात को समझिए, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मैंने ये लिखा है कि Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज पॉसिबल है वो इस तरीके से होगा, जहां E का मतलब है, E को हम कहते हैं फंडामेंटल चार्ज यानी मूल आवेश, और इसका मान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उतना ही आवेश को हम मूल आवेश मानते हैं, लेकिन माइनस नहीं लगाना है यहाँ पर, ठीक है। माइनस प्लस हम बाद में लगाएंगे जब देखेंगे कि जो पार्टिकल है, जो चार्ज है, वो किसके ऊपर है। बात को समझ गए। तो यहां तक हम लोग आज की क्लास में रखते हैं। अभी मैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को और डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस तरीके का न्यूमेरिकल्स जो है करने की कोशिश करेंगे जो कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर बेसिस है। बट उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को और डिटेल में समझेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं इलेक्ट्रिक चार्ज के जो कॉन्सेप्ट है आज की क्लास में आपको जो बताया गया वो आपकी समझ में अच्छे तरीके से आया होगा और आपने उन्हें नोट डाउन भी किया होगा। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूं कि घर से आप इन चीजों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।